नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 10 जून और 10 जून को लेकर जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर रहा। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। और दूसरा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है इसमें उड़ीसा को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। जो मध्य प्रदेश ने स्कोर प्राप्त किया है वो 64.1, सेकेंड नंबर पे है उड़ीसा, उसने स्कोर प्राप्त किया 59.3, और तीसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का जिसने स्कोर प्राप्त किया 57.1। दोस्तों 2018-19 का जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया था उसमें हिमाचल प्रदेश का स्थान था 18वां, लेकिन अब इसने छलांग लगाकर इसका स्थान कौन सा आ गया? तीसरा स्थान आ गया। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है और 5 साल से कम उम्र के बच्चे लगभग 59% इससे ग्रसित है, और जो 54% किशोर ऐसी लड़कियां हैं जो इससे भी ग्रसित है, और 53% गैर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी एनीमिया से गर्भित है, ध्यान रखना, इससे पीड़ित है। अब देखिए बात करते हैं हम एनीमिया होता क्या है। तो एनीमिया के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना, सीधा सीधा ये समझ सकते हो आप। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो उसको आप बोल सकते हो एनीमिया की कमी है, यानी कि एनीमिया रोग से ग्रसित है ये व्यक्ति। ठीक है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है कि हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी है। वो डिसाइड किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। कई बार डॉक्टर ने लिखता है, डॉक्टर जो जांचें करवाता है तो उसमें चेक करवाता है हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो पुरुषों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से लेकर 16% तक होना चाहिए, और महिलाओं में जो इसकी मात्रा है वो 11 से लेकर 14 के बीच में होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? पुरुष में तो 12 से लेकर 16, और महिलाओं में कितना होना चाहिए? 11 से लेकर 14। दोस्तों ये तब होता है, कब होता है ये एनीमिया? जब शरीर में रक्त के लाल कणिकाओं यानी कि आरबीसी या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। अब मध्य प्रदेश चर्चा में आया तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की गवर्नर है, और मध्य प्रदेश का इनको अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश से जो लोकसभा की सीटें जाती है वो जाती है 29, और राज्यसभा की सीटें जाती है वो 11 जाती है। कितनी जाती है? 11 है। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 230 है। कितनी है? 230। और मध्य प्रदेश का जो वाहन अक्सर होता है वो क्या होता है? एमपी। क्या होता है दोस्तों? एमपी होता है। जो अपनी सीमा साझा किस किस के साथ करता है मध्य प्रदेश? तो देखिए यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। कान्हा-किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? ये मध्य प्रदेश में ही हैं। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद रफीक। क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, उसको झीलों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को, और भोपाल में ही एक झील है उसका नाम है भोजताल झील। आपसे पूछा जाए भोजताल झील कहाँ भारत में? तो भोपाल में एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में पॉल मैस्कल ने बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता। तो लीडिंग एक्टर का अवार्ड या बेस्ट एक्टर भी बोल सकते हो, इसका अवार्ड किसने जीता दोस्तों? पॉल मैस्कल के द्वारा जीता गया। यह अवार्ड का नाम क्या है? बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021। इससे पहले दिया गया था जो अप्रैल महीने में, वो था बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2021, लेकिन इसका नाम क्या है? बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 है। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या, क्यों दिया जाता है? कि ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करने के लिए इसको दिया जाता है। दोस्तों ये जो बाफ्टा होता है BAFTA, तो बाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड इसका पूरा नाम है। तो इस बार जो बेस्ट कॉमेडी सीरीज
का जो मिला है वो किसको मिला है, इनसाइड नंबर 9 को, ठीक है। और बेस्ट ड्रामा का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, अभी बताया आपको, पॉल मैस्कल को मिला है नॉर्मल पीपल के रूप में। और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में किसको मिला है दोस्तों, माइक्रा कोल को मिला है आई एम डिस्ट्रॉय यू। किसके लिए मिला है, आई एम डिस्ट्रॉय यू, ठीक है दोस्तों। ये बाफ्टा टीवी अवार्ड है, इससे पहले आपको मैंने बताया अप्रैल 2021 में बाफ्टा फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर को नौसेना संचालक का महानिदेशक बनाया गया। तो राजेश पेंदरकर को क्या बना दिया गया दोस्तों, नौसेना संचालक का महानिदेशक बना दिया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस का इसको बना दिया गया है। किसको बनाया गया है, राजेश पेंदरकर को। अब दोस्तों भारतीय नौसेना चर्चा में आ जाता है, तो भारतीय नौसेना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। देखिए भारतीय नौसेना के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम एडमिरल करमबीर सिंह है। और नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना विश्व की 7वें नंबर की नौसेना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा में रहा था भारतीय नौसेना, जब इसके उप प्रमुख की नियुक्ति की गई थी। और उप प्रमुख किसको बनाया गया था, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को। तो आपसे पूछा जाए कि इसका भारतीय नौसेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है, तो उनका नाम वाइस एडमिरल रवनीत सिंह है। और अब डीजीएनओ किसको बना दिया गया है, डीजीएनओ। तो डीजीएनओ किसको बना दिया गया है दोस्तों, ये बना दिया गया है हमारे राजेश पेंदरकर जी को। किसको बना दिया गया है, राजेश पेंदरकर जी को बना दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना, देखो शॉर्ट में लिखा मैंने डीजीएनओ। इसका पूरा नाम क्या होता है, डीजीएनओ का डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं नौसेना संचालक का महानिदेशक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अनूप चंद्र पांडे यूपी कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। अब भारतीय चुनाव आयोग आ गया, तो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में 1+2 का खाका होता है, मतलब एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा, क्योंकि इनसे पहले सुनील अरोड़ा हुआ करते थे जो कि रिटायर्ड हो गए, उनके बाद में सुशील चंद्रा को बना दिया गया था, ठीक है। और इसका जो अन्य सदस्य हैं उनमें कौन आ जाएगा, इसके अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक तो अनूप चंद्र पांडे, अभी वर्तमान में बना ही दिया इनको, 3 साल लगभग इनका 3 साल कार्यकाल रहेगा 2024 तक। और इनके अलावा और कौन है, राजीव कुमार। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें अभी एक तो है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 है अन्य चुनाव आयुक्त। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन हो गया, एक तो हो गया अनूप चंद्र पांडे और दूसरा कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो सुशील चंद्रा, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। जो दोस्तों भारत का चुनाव आयोग होता है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, तो उस भाग का नाम है 15, भाग 15 में मिलता है। और आर्टिकल पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो 324 में मिलता है। भारत का जो चुनाव आयोग है एक स्वायत्त संस्था है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भारत को 2022 से लेकर 24 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य नियुक्त किसको किया गया दोस्तों, भारत को किया गया। और कब से कब तक के लिए, 2022 से लेकर 24 तक, ठीक है दोस्तों। इसको जो आपने लिखा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ECOSOC, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में जो इनके हेड है उनका नाम क्या है, ओजोन, ठीक है। और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 54 है। कितनी है, 54 है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की। तो कितने हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे भारत को। दोस्तों कब तक सौंप देगा ये अमेरिका भारत को, जुलाई 2021 तक सौंप देगा, ध्यान रखना। दोस्तों 2020 में भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हुई थी। तो भारत और अमेरिका के बीच में
2020 के अंदर एक डील हुई थी, और वो डील कौन सी कंपनी के मार्फत हुई थी? तो एक कंपनी का नाम है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी है उसने, और कहा था कितने हेलीकॉप्टर देगी वो? 24। उसमें से 3 अभी दे दिए जाएंगे जुलाई में, और बाकी बाद में दे दिए जाएंगे। इनकी जो 3 की जो कीमत है इसकी कितनी? 16,000 करोड़ रुपए। कितनी है? 16,000 करोड़ रुपए। दोस्तों जो MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है इसकी खासियत क्या है? तो ये मल्टी मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेल फायर मिसाइलों, टारपीडो और सटीक निर्देशित हथियारों को अपने लेस होगा, उनके साथ ये फायर कर सकता है, ध्यान रखना। तो इतना होगा। इसके बाद में आ जाता है यूएसए चर्चा में आ जाता है, यानी कि अमेरिका चर्चा में आ जाता है। तो यूएसए के बारे में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों यूएसए का पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की जो राजधानी है उसका नाम है वाशिंगटन डीसी, और इसके जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले जो 45वें नंबर के थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और 44वें नंबर के कौन थे? बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा। और बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और अमेरिका का जो संविधान है उसमें यह प्रावधान कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भारत का मान लीजिए अभी कोई जैसे रामनाथ कोविंद जी है, रामनाथ जी कोविंद जी अभी भारत के राष्ट्रपति है, क्या दोबारा बन सकते हैं? क्या तीसरी बार बन सकते हैं? क्या चौथी बार बन सकते हैं? अधिकतम कितनी बार तक बन सकते हैं? तो ये आप कमेंट्स करके बता दीजिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा गिफ्ट सिटी। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा, और साथ ही में जो गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती शीर्ष पर रही। तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? रिया चक्रवर्ती को। दोस्तों किसकी है ये लिस्ट? 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 वाली लिस्ट है ये। ठीक है, इससे पहले जो मेंस वाली है वो आ चुकी है, उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था सुशांत, किसको हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत को। मैंने बताया था उस दिन, आपको चर्चा करी थी उसके बारे में। तो देखिए अभी यह आया 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट आई है, इसमें पहला स्थान प्राप्त किसको हो गया? रिया चक्रवर्ती को। और रिया चक्रवर्ती भी किस वजह से ज्यादा चर्चा में रही थी? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ये भी चर्चा में रही थी। दोस्तों ये जो लिस्ट में शामिल किया जाता है इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है, और जो 2020 में चर्चा में रही। तो रिया चक्रवर्ती आपको सबको पता है ये इसमें चर्चा में रही थी। तो पहला स्थान तो किसको प्राप्त हुआ है इसमें? रिया चक्रवर्ती को। और सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है एडलाइन कैस्टोलिना को प्राप्त हुआ है, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दिशा पाटनी, और चौथा स्थान प्राप्त हुआ कियारा आडवाणी, और पांचवा स्थान प्राप्त हुआ दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में पंजाब स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। तो इस पर पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पंजाब को, दूसरा चंडीगढ़ को, तीसरा तमिलनाडु को। दोस्तों जो पंजाब है इसका 2018-19 में इसकी रैंक थी 13वीं। कौन सी रैंक थी? 13वीं रैंक थी, और इसने छलांग लगाकर कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? इस बार पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अब पंजाब चर्चा में आया है तो पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं। पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़। पंजाब अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो वो करता है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और साथ ही में पाकिस्तान के साथ अपनी इंटरनेशनल सीमा भी लगाता है। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और पंजाब के जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर। क्या नाम है? वीपी सिंह बदनौर, जो कि उनका पूरा नाम क्या मिलेगा? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। वर्तमान में यहां से जो लोकसभा की सीटें जाती है पंजाब से वो 13 जाती है, राज्यसभा की 7, और विधानसभा की सीटें यहां पे 117। पंजाब का जो वाहन अक्षर होता है वो होता है दोस्तों पीबी। क्या होता है? पीबी। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाईकोर्ट है। तो दोस्तों इसके जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है? रविशंकर झा। जस्टिस रविशंकर झा जी हैं। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने
स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। तो दोस्तों अभी भारत ने नया आईटी कानून लाया है, तो उसके तहत ये जितने भी बड़े बड़े नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया है, वो सभी अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं नियमों के अनुसार। ठीक है, तो इसी प्रकार फेसबुक ने भी अपना स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायती अधिकारी नियुक्त कर दिया। इससे पहले व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था प्रेस बी लाल को, लेकिन अब फेसबुक के द्वारा भी कर दिया गया है। और फेसबुक के द्वारा किसको किया गया? स्फूर्ति प्रिया को किया गया है। अब फेसबुक चर्चा में आ गया। आप सब चलाते होंगे फेसबुक, तो फेसबुक के बारे में तो आपने सुना ही होगा कम से कम। दोस्तों ये एक निजी कंपनी है और इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा उपलब्ध करवाती है। फेसबुक का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो 4 फरवरी 2004 को, कब? 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र था मार्क जुकरबर्ग ने किया था। लेकिन जब इसका नाम फेसबुक नहीं था, तब इसका नाम था द फेसबुक। क्या नाम था? द फेसबुक। 2005 में इसका नाम कर दिया गया, फेसबुक कर दिया गया। तो इसका संस्थापक किसको कहा जाता है? फेसबुक का। तो फेसबुक का संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, तो आपने नाम सुना ही है। साथ ही में एडुआर्डो सर्वेरिन और डस्टिन मास्कोविट और क्रिस हुमेज। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके सीईओ है फेसबुक के, उनका नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और अभी आपको बता ही दिया कि इसका जो फेसबुक का भारत में शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसलिए फेसबुक चर्चा में आ जाता है, तो ये इसका नाम पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में महेश कुमार जैन को आरबीआई ने पुनः डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर लिया। पहले भी यही थे और वापस कर लिया गया। दोस्तों जो आरबीआई है उसमें एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के हैं, आपको पता है। और ये 4 जो डिप्टी गवर्नर है दोस्तों, इनमें देखो माइकल पात्रा, एम राजेश्वरम और आरबी शंकर और महेश कुमार जैन। अब महेश कुमार जैन को वापिस इसमें क्या कर लिया गया? 2 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इनका जो दोबारा जो कार्यकाल शुरू होगा वो 22 जून 2021 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आरबीआई चर्चा में है तो आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। और वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम बताया शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के हैं। इनसे पहले थे 24वें नंबर के, उनका नाम था उर्जित आर पटेल। जो भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित आर पटेल जी थे। ठीक है, अब आरबीआई का जो पहला गवर्नर बना उनका नाम क्या था? आर्स बॉन स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 को बने थे, जिस समय इसका गठन हुआ था आरबीआई बैंक का। ठीक है, अब देखो स्वतंत्र जब भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। इनका नाम भी कई बार पूछा जाता है। और वर्तमान के वाले का तो 25वें नंबर का आपको नाम याद रखना ही शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, मुद्रा छापने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ आरबीआई को होता है। और साथ ही में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। और मौद्रिक नीति भी किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? मौद्रिक नीति भी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अभी थोड़े दिन पहले भी ये चर्चा में रहा था। मौद्रिक नीति को जब पहले की यथावत रख दी गई थी, तो वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 4.00%। रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35%। और बैंक रेट कितनी है? 4.25%। ध्यान रखना। और वित्तीय वर्ष 2021 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रिपोर्ट है, वो तो कितनी दोस्तों? 9.5% है। ध्यान रखिए। ये थे आज को लेकर हमारे करंट फैक्ट।